गुड इवनिंग स्टूडेंट। आज हम इस वीडियो में कंप्यूटर ऑर्गेनाइजेशन एंड आर्किटेक्चर्स के बारे में बात करेंगे। ये सब्जेक्ट पढ़ा कहाँ जाता है, इसके क्या कंपोनेंट्स होते हैं, वो हम सब इस वीडियो में जानेंगे और ये कैसे वर्क करता है वो हम इस वीडियो में जानेंगे। कंप्यूटर ऑर्गेनाइजेशन एंड आर्किटेक्चर ये मोस्ट इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट्स होता है बीटेक सीएससी वालों के लिए, एमसीए, बीसीए और एमटेक सीएससी वालों। उन चारों स्ट्रीम्स के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है कंप्यूटर ऑर्गेनाइजेशन एंड आर्किटेक्चर्स। इस सब्जेक्ट्स में हम बेसिकली ये जानते हैं कि कैसे हम अपने सिस्टम्स को कैसे हम सिस्टम को डिजाइन करें जिससे हमारा वर्क प्रॉपरली इम्प्लीमेंट हो। ठीक है, तो अब स्टार्ट करते हैं व्हाट इज द कंप्यूटर ऑर्गेनाइजेशन आर्किटेक्चर्स। तो अगर मैं पहले मैं पहले जानने की कोशिश करते हैं हम कि कंप्यूटर ऑर्गेनाइजेशन एंड आर्किटेक्चर्स में ऑर्गेनाइजेशन एंड आर्किटेक्चर्स का मतलब क्या होता है। जनरली मैनर्स में ऑर्गेनाइजेशन एंड आर्किटेक्चर्स का मतलब क्या होता है, एक ऑर्गेनाइजेशन क्या होता है। सबसे पहले हम जानेंगे ऑर्गेनाइजेशन क्या होता है। ऑर्गेनाइजेशन होता है, सिंपली अगर उसको कहा जाए तो ऑर्गेनाइजेशन एक तरह का करते प्लेस होता है जहाँ पे उसको हर चीज को सुपरवाइज किया जाता है, मेंटेन किया जाता है, एलोकेट किया जाता है एंड उसे सारी की सारी चीजों को कवर अप करके एक ऑर्गेनाइजेशन में फंक्शंस की जाती है। वही एक ऑर्गेनाइजेशन से। जैसे हम एक छोटा सा एग्जांपल ले लेते हैं, टीसीएस का एग्जांपल। टीसीएस क्या है, एक ऑर्गेनाइजेशन से। उसमें क्या है, वो अपने प्रोडक्ट्स को, अपने चीजों को पहले वो इम्प्लीमेंट करती है, फिर उसको सुपरवाइज करती है, फिर अगर कोई एरर आता है, कोई प्रॉब्लम्स आती है, देन उसको करते रिपेयर करती है एंड देन दोबारा से वो री इम्प्लीमेंट करके उसको चेक करती है। उस पर कुछ फंडिंग अलॉटेड होता है और कुछ फंडिंग अलॉटेड अलॉटेड होने के बाद उसको एक इम्प्लीमेंटेशन करती है। वो ऑर्गेनाइजेशन से होता है। आर्किटेक्चर क्या होता है, ये आर्किटेक्चर एक डिजाइन होता है, एक ब्लूप्रिंट तैयार किया जाता है। किसी भी चीज का ब्लूप्रिंट तैयार करना उसी को आर्किटेक्चर्स कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं बात करूं, जैसे कि आर्किटेक्चर से एक प्रोफाइल भी है, आर्किटेक्ट जिसको हम लोग कह रहे हैं। आर्किटेक्चर्स क्या करता है, आर्किटेक्ट जो क्या करता है वो एक ब्लूप्रिंट बनाता है किसी भी कंस्ट्रक्शन बिल्डिंग का और किसी भी इंस्टीट्यूशंस का और किसी भी चीज का, तो उसी को हम आर्किटेक्चर्स कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल अगर देखोगे, अगर मॉल बनवा रहे हो या अपना घर ही बना रहे हो या कुछ भी बना रहे हो, तो अक्सर क्या होता है कि आर्किटेक्चर एक डिजाइन तैयार करके देता है आपके पर्टिकुलर एरिया के हिसाब से कि इस जगह इतना, और आपके रिक्वायरमेंट के हिसाब से वो चीजें बना के देता है, उसी को बोलते हैं हम लोग आर्किटेक्चर्स। तो ये होता है ऑर्गेनाइजेशन एंड आर्किटेक्चर्स। अब हम आते हैं कि कंप्यूटर ऑर्गेनाइजेशन एंड आर्किटेक्चर्स। जैसे कि आप देख रहे हैं स्क्रीन पे कि कंप्यूटर ऑर्गेनाइजेशन एंड आर्किटेक्चर होता क्या है। ये स्टडी द स्टडी ऑफ द इंटरनल वर्किंग स्ट्रक्चर एंड इम्प्लीमेंटेशन ऑफ द कंप्यूटर सिस्टम्स। ये इंटरनली वर्किंग होता है, इंटरनली वर्किंग एंड स्ट्रक्चर्स क्रिएट करता है और साथ ही साथ वो इम्प्लीमेंट करता है एक कंप्यूटर सिस्टम में। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट होता है कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग का, क्योंकि इससे हमें डिजाइनिंग पार्ट पता चलता है कि कैसे हमें आगे का वर्क अपने आप को इफिशिएंटली करवाना है और कैसे हमें इंस्ट्रक्शन देना है ताकि वो इंस्ट्रक्शन प्रॉपरली फॉलो अप करे और वो प्रोसीड करे। वही होता है हमारा कंप्यूटर ऑर्गेनाइजेशन एंड आर्किटेक्चर्स। अब हम इसमें दोनों के भागों को बांट देते हैं, कंप्यूटर ऑर्गेनाइजेशन क्या होता है और कंप्यूटर आर्किटेक्चर्स क्या होता है। कंप्यूटर ऑर्गेनाइजेशन, जैसे कि आप यहाँ पे देख रहे हैं कंप्यूटर ऑर्गेनाइजेशन की बात कर रहे हैं। ये क्या होता है, ऑपरेशनल यूनिट होता है। ऑपरेशनल यूनिट एंड इंटरकनेक्टेड मतलब कहते हैं कि ऑपरेशनल यूनिट कौन कौन से होते हैं। अब कंप्यूटर के लिए, कंप्यूटर में ऑपरेशन यूनिट कौन कौन से होते हैं। आपका सीपीयू होता है, सीपीयू में कंट्रोल यूनिट होता है, एएलयू होता है, मेमोरी यूनिट होता है। ये आपके ऑपरेशनल यूनिट होते हैं, रजिस्ट्रार होते हैं, ये आपके ऑपरेशनल यूनिट होते हैं। ये सारे एक साथ मिल जाते हैं और एक आर्किटेक्चर स्पेसिफाइड कर देते हैं, उसी को कंप्यूटर ऑर्गेनाइजेशन कहते हैं। आर्किटेक्चरल स्पेसिफिकेशन के हिसाब से वो बनाते हैं ताकि कल के वो वर्क करे प्रॉपरली। तो वो होता है कंप्यूटर ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है। अब फोकस, इसमें कंप्यूटर ऑर्गेनाइजेशन में फोकस क्या किया जाता है, ये क्या करता है, ये डील करता है हार्डवेयर कंपोनेंट्स को, हार्डवेयर कंपोनेंट्स को, और उसको सारे हार्डवेयर कंपोनेंट को कनेक्ट करके उसको फॉलो कैसे करना है उस पर फोकस करता है। ये होता है कंप्यूटर ऑर्गेनाइजेशन का वर्क। आगे कंप्यूटर आर्किटेक्चर्स। आर्किटेक्चर्स देखिए, जहां पे ये लोग ये अगर हम बात करें अगर हम बात करें ये ऑपरेशनल जो कंप्यूटर ऑर्गेनाइजेशन होता है ये ऑपरेशनल यूनिट पे काम करता है। बट
आर्किटेक्चर ऑपरेशनल यूनिट पे काम करता है। ऑपरेशनल यूनिट कौन कौन से होते हैं? जो हमारे कंपोनेंट्स होते हैं, जो कि हमारे हार्डवेयर कंपोनेंट्स होते हैं, स्पेशली फॉर द सीपीयू। सीपीयू के अंदर बहुत सारे कंपोनेंट्स होते हैं, उस पे काम करता है और उसको इंटरकनेक्ट माने एक दूसरे को कनेक्ट करके फंक्शन परफॉर्म करता है। ठीक है। और वही आर्किटेक्चर्स क्या होता है, ये एक तरह का ब्लूप्रिंट तैयार कर देता है, ब्लूप्रिंट तैयार करता है कि कैसे और कैसे उसको ज्वाइन करे और कैसे उसको वर्क प्रोसेस करे। फॉर एग्जांपल अगर मैं बात करूं कि जैसे कि ये मेरा एक छोटा सा मेरा, अगर मैं बोलूं कि मेरा मेन मेमोरी है, यहाँ पे मेरा रजिस्टार है, यहाँ पे मेरा एएलयू है और यहाँ पे मेरा आपका सीयू है। अगर मैंने जब इनपुट दिया, मैं इनपुट किस वे से दूंगा? इनपुट डिवाइस के थ्रू कोई भी इनपुट दूंगा और मैं उसको कहते हैं मेन मेमोरी क्या करेगी, उसको डाइवर्सिफिकेशन कर देगी, वो रजिस्टार में भेजेगी, रजिस्टार को भेजेगी। फिर वो कहते, अगर वो कहते अर्थमेटिकल यूनिट्स होंगे, अर्थमेटिक लॉजिकल यूनिट्स होंगे तो अर्थमेटिक के पास भेजेगी एंड देन कंट्रोल्स होगा एंड देन उसका आउटपुट जनरेट्स हो। ठीक है। तो आर्किटेक्चर्स क्या है कि सिंपली क्या है कि ये ओवरऑल स्ट्रक्चर्स है, ये ओवरऑल स्ट्रक्चर्स है एंड बिहेवियर है एक प्रोग्रामर का, एक प्रोग्रामर का कि कैसे वो फंक्शंस कर देगा और किस वे से फंक्शन करेगा, ताकि उसकी जो चीजें हैं, जो वो करना चाह रहा है, जिस तरह वो इम्प्लीमेंट करना चाह रहा है, जो प्रोग्राम वो बना रहा है, वो प्रॉपरली एक जगह से वो इम्प्लीमेंट हो। दैट इज कॉल्ड इट इज कंप्यूटर आर्किटेक्चर। ये फोकस क्या करता है? इट विल प्राइमरी फोकस ऑफ एब्स्ट्रैक्टिंग एंड डिजाइन ऑफ अ सिस्टम ऑप्टिमाइज परफॉर्मेंस एफिशिएंसी एंड स्केलेबिलिटी। इसमें देखिए एक एक वर्ड आया है जिसको हमें समझना बहुत जरूरी है, जिसको हमें समझना बहुत जरूरी है, जैसे कि ये एब्स्ट्रैक्शंस। एब्स्ट्रैक्शंस क्या होता है? ये क्या आता है? ये कोई भी प्रोग्राम को, कोई भी प्रोग्राम को क्या करता है, ये सिंप्लीफाई कर देता है और वो क्या करता है, उसके टास्क को सेट कर देता है, जिससे जिसके कारण कि मोर एक्सेस हो जाता है, मोर एक्सेसिबल हो जाता है और वो प्रॉपरली डिफाइंड होता है। तो ये एब्स्ट्रैक्शन का सबसे माने मेन कंप्यूटर आर्किटेक्चर का सबसे मेन फंक्शन है एब्स्ट्रैक्शंस, कि वो सबसे पहले क्या करता है, सारे फंक्शंस को उसने लिया, जो भी उसके पास पड़ा है उसको उसने सिंप्लीफाई किया अकॉर्डिंग टू द नीड्स, अकॉर्डिंग टू द टास्क, उसने सिंप्लीफाई किया एंड देन उसने क्या किया, सेट किया टास्क को, एंड जो कि उस वे से वो सेट करेगा ताकि वो मोर एक्सेसिबल हो और मोर इफिशिएंट हो और मोर डिफाइनेबल हो और उसका जो ऑप्टिमाइजेशन परफॉर्मेंस है वो काफी हाई में हो और प्रॉपरली हो। ठीक है। तो ये होता है कंप्यूटर आर्किटेक्चर्स एंड फोकस इस पे करती है। तो एक बार हम देख लेते हैं कंप्यूटर ऑर्गेनाइजेशन एंड आर्किटेक्चर्स क्या होता है। कंप्यूटर ऑर्गेनाइजेशन क्या होता है? वो हमारे जितने भी ऑपरेशनल यूनिट है वो उसको देखती है, और कंप्यूटर आर्किटेक्चर क्या है, जो भी ऑपरेशनल यूनिट को वो जो कनेक्ट इंटरकनेक्ट किया गया है उसको प्रॉपरली डिजाइन देती है। डिजाइन के बाद वो बताती है कि कैसे फंक्शंस करेगा और वो कैसे वो एक दूसरे से इंटरेक्ट होकर के एक एक पर्टिकुलरली प्रोग्राम जनरेट करेगा। दैट इट इज कॉल्ड अ कंप्यूटर आर्किटेक्चर्स। ठीक है। अब हम चलते हैं ये अब हम चलते हैं यहाँ पे, हम देख रहे हैं कि गलती एक डायग्राम है, ये हमारा क्या है, कंप्यूटर ऑर्गेनाइजेशन का कंप्यूटर ऑर्गेनाइजेशन का फंक्शंस है कि कैसे करते वो वर्क करता है। आप यहाँ पे देख रहे हैं कि जो इस सेकेंडरी मेमोरी, पहले हम जानेंगे कि इनपुट डिवाइस। आप लोगों को पता है इनपुट डिवाइस क्या होता है? इनपुट डिवाइस जिससे हम लोग इंस्ट्रक्शन देते हैं सिस्टम्स को कि आई आप करो इस चीज को, तो वो इंस्ट्रक्शन देना हम थ्रू इनपुट डिवाइस के थ्रू हम इंस्ट्रक्शन देते हैं। देन वो इंस्ट्रक्शन क्या करता है, कंट्रोल यूनिट में जाता है और कंट्रोल यूनिट में वो डिफाइनेड होता है और डिफाइनेड होने के बाद वो आगे का प्रोसेस करता है। तो ये हमारे कंप्यूटर आर्किटेक्चर्स का है। यहाँ पे अगर मैं सबसे इंपॉर्टेंट बात करूं तो कोई भी जो सेकेंडरी मेमोरी है, सेकेंडरी मेमोरी क्या होता है आप लोग सब जानते होंगे, एसडीडी हार्ड डिस्क, एसएसडी हार्ड डिस्क, एसएसडी सॉलिड सॉलिड स्टेट ड्राइव, ठीक है, हो गया पेन ड्राइव। ये सब क्या होता है, सेकेंडरी मेमोरी होता है, जो कि आउटसाइडर ही कनेक्टेड होता है, वो सेकेंडरी मेमोरी में कहलाता है। मेन मेमोरी, मेन मेमोरी दो, मेन मेमोरी में हम क्या करते हैं, जितने भी इंस्ट्रक्शंस होते हैं और जितने भी प्रोग्राम्स होते हैं उनको हम लोग डालते हैं और वो बाद में आकर के फंक्शंस करेगा। किसमें? पहले वो रजिस्टर, अर्थमेटिक लॉजिकल यूनिट और कंट्रोल यूनिट की हेल्प से वो करते फंक्शंस करते हैं एंड देन वो आउटपुट एक तरह का जनरेट करते हैं। तो ये एक कंप्यूटर ऑर्गेनाइजेशन का स्ट्रक्चर है कि इस तरह का ये फॉलो अप करता है कि पहले इनपुट,
फिर कल थे वो अपने पास सीपीयू के पास गया, सीपीयू ने क्या, सीपीयू के जो डिफरेंट डिफरेंट कंपोनेंट्स हैं, जैसे लाइक कंट्रोल यूनिट, अर्थमेटिक लॉजिकल यूनिट, रजिस्टर्स, इनके पास गया। इनके पास वो आउटपुट जनरेट हुआ और उन्होंने क्या किया, उसको स्टोर कर दिया, कहाँ पे, सेकेंडरी मेमोरी में स्टोर कर दिया। दैट इट इज द पार्ट ऑफ द कंप्यूटर ऑर्गेनाइजेशन। अब आते हैं हम की कंपोनेंट ऑफ कंप्यूटर ऑर्गेनाइजेशन एंड आर्किटेक्चर्स के बारे में। अब कंप्यूटर ऑर्गेनाइजेशन एंड आर्किटेक्चर कैसे परफॉर्म करता है, क्या कंपोनेंट्स हैं इनके। तो इनमें तीन कंपोनेंट्स बहुत ही इंपॉर्टेंट होते हैं। पहला होता है सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। आप सभी को पता है कि सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट क्या है। सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, आप लोग सब बीटेक, एमसीए, बीसीए और कहते एमटेक के स्टूडेंट है, तो आप लोगों को पता होता है कि सीपीयू क्या है, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट होता है क्या है। सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट ब्रेन होता है, जहाँ पे जो जो कि जितने भी फंक्शंस होंगे सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट से के थ्रू ही करते होके जाएगा। जो भी प्रोग्राम होंगे, जो भी चीजें होंगी, वो सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिटी के अंदर पहले परफॉर्म्ड होगा एंड देन उसको इम्प्लीमेंट करेगा। सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट की अगर मैं बात करूं, सीपीयू की अगर मैं बात करूं, तो सीपीयू को तीन भागों में बांटा गया है, जिसमें हम बोलेंगे एएलयू, अर्थमेटिकल लॉजिकल यूनिट, सीयू, कंट्रोल यूनिट, एंड एमयू, मेमोरी यूनिट। एएलयू, अर्थमेटिक लॉजिकल यूनिट, अर्थमेटिक ये दो वर्डों से मिलकर के बना है, अर्थमेटिक, अर्थमेटिक एंड लॉजिक, लॉजिक यूनिट, लॉजिक। अर्थमेटिक का मतलब होता है कि कोई भी मैथमेटिकल प्रॉब्लम्स, कोई भी मैथमेटिकल चीजें जो कि परफॉर्म करनी है सिस्टम्स को, वो अर्थमेटिक के थ्रू की जाती है। और लॉजिक क्या है, जो स्टेटमेंट दिया गया है वो ट्रू है या फॉल्स है, वो करेक्ट है या इनकरेक्ट है, दैट डिफाइंड बाय द लॉजिकल। तो अर्थमेटिकल लॉजिकल यूनिट्स का सिंपली फंक्शंस है कि जो भी करते मैथमेटिकल चीजें हैं उसको परफॉर्म करना और उसको डिफाइन करना कि वो ट्रू है या फॉल्स है, दैट इज कॉल्ड अर्थमेटिक लॉजिकल यूनिट। कंट्रोल यूनिट, कंट्रोल यूनिट के जितने भी करते कंपोनेंट्स, जितने भी चीजें हैं, उसको प्रॉपरली कंट्रोल, चाहे वो एएलयू का फंक्शंस हो या एमयू का फंक्शंस हो, सबको कौन कंट्रोल करता है, कंट्रोल यूनिट कंट्रोल करता है। एमयू, मेमोरी यूनिट, मेमोरी यूनिट क्या करती है, ये स्टोरेज पे हेल्प करती है। जो भी चीज है उसको कैसे, कहाँ पे स्टोर करना है, कैसे स्टोर करना है, इस बेस से बात करती है, तो वो मेमोरी यूनिट कहते हैं। मेमोरी यूनिट को आगे डिवाइड किया जाता है, जिसमें हम बोलते हैं प्राइमरी मेमोरी और सेकेंडरी मेमोरी, जिसको हम प्राइमरी मेमोरी को हम इंटरनल मेमोरी भी बोल सकते हैं और सेकेंडरी मेमोरी को हम लोग एक्सटर्नल मेमोरी भी कहते हैं। प्राइमरी मेमोरी में रैम, रोम आ जाते हैं, और सेकेंडरी मेमोरी में जितने भी आपके हार्ड डिस्क, फ्लैश ड्राइव या सीडी रोम, सीडी, वट एवर दैट, वो सारे के सारे सेकेंडरी डिस्क में, सेकेंडरी चीजें में आती है। ठीक है, तो ये हमारा होता है सेंट्रल प्रोसेसिंग। तो सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट क्या होता है कि ये कोर होता है कंप्यूटर आर्किटेक्चर्स का। ये याद रखना, कंप्यूटर आर्किटेक्चर्स का कोर होता है, क्योंकि इसी के थ्रू ही सारी चीजें एग्जीक्यूशन हो। हम पढ़ते हैं ना, कभी भी हम प्रोग्रामिंग लैंग्वेज पढ़ते हैं तो हम देखते हैं कि कंपाइलर एंड एग्जीक्यूशन का सबसे बड़ा पार्ट होता है। तो कंपाइलर क्या होता है, कंपाइल करता है सारी चीजों को और उसको करते आगे, आगे वो भेजता है एग्जीक्यूट करने के लिए। आफ्टर चेकिंग ईच एंड एवरीथिंग, देन वो एग्जीक्यूट करने के लिए भेजता है, दैट इट इज कॉल्ड वो कंपाइलर एंड एग्जीक्यूशन। तो सेम इसमें सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट क्या है, वही चीज करती है। जो हमने प्रोग्राम भेजा है उसको कंपाइल किया उसने, उसने फिर क्या किया, उसने एग्जीक्यूट किया थ्रू सीपीयू, तो दैट इट इज कॉल्ड सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। इट कंसिस्ट कंट्रोल यूनिट, अर्थमेटिक लॉजिकल यूनिट, रजिस्टार कोऑर्डिनेटिंग ऑल द ऑपरेशनल टास्क। रजिस्टार होता है, रजिस्टार भी होता है, और आपके कहते हैं इसमें मेमोरीज को सारी चीजें कवर करती है, वो होता है सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट में। अब हम मेमोरी की बात करते हैं। आप लोगों को मैंने अभी जस्ट बताया कि मेमोरी यूनिट दो भागों में होता है, इंटरनल और एक्सटर्नल। इंटरनल क्या होता है, इंटरनल जो डायरेक्टली कनेक्टेड होता है सिस्टम से, डायरेक्टली मतलब इनबिल्ट होता है चीज, इनबिल्ट होता है। इनबिल्ट का मतलब बोले डायरेक्टली कनेक्टेड, इंटरकनेक्ट होता है, जिससे फंक्शंस परफॉर्म करना, वो ना हो तो वो फंक्शंस परफॉर्म नहीं हो पाएगा। वो वहां पे कुछ चीजें स्टोर करके रखता है, वो इंटरनली कहते हैं। और एक्सटर्नल हम उसको कहते हैं जो कि हम आउटसाइडिंग पार्ट्स को कभी कनेक्टेड करते हैं टू स्टोर करने के लिए, वो एक्सटर्नल यूनिट कहते हैं। ठीक है, और इसकी एक फिक्स कैपेसिटी होती है। मेमोरी यूनिट और स्टोरेज यूनिट में डिफरेंस होता है, हरदम याद रखिएगा। मेमोरी यूनिट में क्या होता है, एक फिक्स कैपेसिटी होती है, स्टोरेज यूनिट में इनकी उसमें फिक्स कैपेसिटी नहीं होती, ये याद रखिएगा। अब हम यहाँ पे बात करते हैं मेमोरी यूनिट के बारे में। तो मेमोरी यूनिट के हम कुछ कंपोनेंट्स के बारे में बात कर लेते हैं।
पहला कंपोनेंट जो हमारा इंटरनल मेमोरी में आता है जिसमें रैम, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, वॉलेटाइल मेमोरी बोलते हैं। वॉलेटाइल मेमोरी क्यों बोलते हैं? वॉलेटाइल मेमोरी क्योंकि इसलिए कहा जाता है क्योंकि जब मान लो कि आप काम कर रहे हो, अचानक से आपकी लाइट चली जाती है और आपका सिस्टम बंद हो जाता है, तो उसमें कुछ चीजें स्टोर नहीं हो पाती है, उसमें स्टोर नहीं होती है, तो सारे के सारे फंक्शन खत्म हो जाते हैं, तो वो रैम का फंक्शन है। रैम, इसमें दो प्रकार के रैम होते हैं। एक होता है, वैसे तो तीन प्रकार के होते हैं बट दो प्रकार को ज्यादा को मायने देते हैं, डायनेमिक रैम एंड स्टैटिक रैम। डायनेमिक रैम को कंटिन्यूसली रिफ्रेशिंग करने की जरूरत होती है, बट स्टैटिक रैम को कंटिन्यूसली रिफ्रेश करने की जरूरत नहीं होती है। अगर डायनेमिक रैम, अगर वो हैंग हो जाए, अगर वो वर्क करना मतलब उसमें ज्यादा लोड हो जाए, तो वो हमारा सिस्टम हैंग होना शुरू हो जाता है, स्टक हो होना शुरू हो जाता है। तो डायनेमिक रैम को इसलिए हमें रिफ्रेश करने की जरूरत है। बट आजकल के जो सिस्टम्स आ रहे हैं वो जिसमें एसएसडी है, उसमें डायनेमिक रैम के ज्यादा उसमें बार बार रिफ्रेश करने की जरूरत नहीं होती, वो ऑटोमेटिकली क्लियर अप करते रहता है, और स्टैटिक रैम्स को क्लियर करने की जरूरत नहीं होती है। और एक होता है सिंक्रोनाइज डायनेमिक रैम ही होता है, वो एक्चुअली वो डायनेमिक रैम का ही पार्ट होता है, बट वो कहते हैं वो सारी चीज को सिंक्रोनाइज करता है, स्टोर करता है, वो एक थोड़ी थोड़ी चीजें को स्टोर करता है उस रैम में। तो ये एमयू का पहला पार्ट, पहला इंटरनल कंपोनेंट है। दूसरा होता है रोम, ये हमारा नॉन वॉलेटाइल मेमोरी होता है। नॉन वॉलेटाइल मेमोरी इसलिए कहते हैं क्योंकि ये एक तो फंक्शन ये क्या है कि जब आप मतलब इसका जो फंक्शन है रीड ओनली मेमोरी जिसको हम लोग कहते हैं, ये सिंपली क्या है कि आपकी सारी डाटा को फीच करेगा और उसको फिर क्या करेगा, राइट करेगा, माने उसको डिकोड्स करेगा। फीच एंड राइट, इसमें रीड एंड राइट का फंक्शन परफॉर्म करने का होता है। अब इसको नॉन वॉलेटाइल मेमोरी क्यों कहते हैं? नॉन वॉलेटाइल जब कहते इसलिए कहते हैं जब लाइट चली जाए तो ऐसा नहीं है कि हमारे जो जो काम कर रहे हैं वो बंद हो जाएगा, नहीं, वो उस जहाँ जिस जगह हमने छोड़ा है, जहाँ पे हमने स्टोर करके रखा है, वहां पे वो स्टोर रहेगा और उसको हम लोग रीयूज कर सकते हैं। उसको क्या क्या कहते हैं? रोम कहते हैं। ठीक है। अब इसके आगे जो एक्सटर्नल में है वो आप लोगों को नेक्स्ट वीडियो में बताया जाएगा। अब हम आते हैं इनपुट और आउटपुट डिवाइसेस पे। इनपुट और आउटपुट डिवाइसेस क्या होता है? इनपुट डिवाइसेस क्या होता है? सबसे पहले आपको जिससे इंस्ट्रक्शन दी जा रही है वो इनपुट डिवाइसेस हो गया। आउटपुट डिवाइसेस क्या हुआ? जहां पे इंस्ट्रक्शन शो हो रहा है वो आउटपुट डिवाइसेस हो गया। जैसे कि इनपुट डिवाइसेस में कीबोर्ड हो गया, माउस हो गया, आपके कीबोर्ड माउस हो गया, फिर आपका स्कैनर हो गया, ये इनपुट डिवाइसेस है। स्कैनर को तो कभी कभार आजकल आउटपुट में भी गिना जाता है। रीजन क्या है? क्योंकि एडवांस टेक्नोलॉजी जब से आ गई है तो स्कैनर की जो कि एक नया वर्जन आ गया जिसमें आउटपुट ही आपको स्कैनिंग करने के लिए ऑटोमेटिक रीजनरेशन के हिसाब से वो वर्क करती है। और आउटपुट डिवाइस में क्या होता है? आपका सबसे बड़ा मॉनिटर्स होता है, प्रिंटर होता है, ये आपके आउटपुट डिवाइसेस होते हैं। यहाँ पे मैंने अपने इसमें लिखा भी हुआ है कि जो कि सीओ में क्या आता है, ये इनेबल करता है यूजर को जो भी इंस्ट्रक्शन जो इंस्ट्रक्शंस करता है और वो डाटा एक्सचेंज करता है एक पॉइंट से, माने इनपुट से लेके आउटपुट तक थ्रू सीपीयू। ठीक है, इसके थ्रू करते यहाँ से इनपुट दिया और यहाँ पे आउटपुट आया, सीपीयू ने बीच में फंक्शंस किया। ठीक है, तो ये मेन जो है हमारा सीपीयू है, सीपीयू फंक्शंस करना जरूरी है। ठीक है। अब हम आ जाते हैं अगले चीज पे। अब हम बात करते हैं कंपोनेंट्स। अब हम बात करते हैं कंपोनेंट ऑफ की कंपोनेंट ऑफ कंप्यूटर ऑर्गेनाइजेशन। अब की कंपोनेंट ऑफ कंप्यूटर ऑर्गेनाइजेशन में सबसे पहले आता है कंट्रोल यूनिट। अब देखो कंट्रोल यूनिट में बड़ी बहुत सिंपल से लिखा गया है कि ये क्या करता है, मैनेज करता है कंट्रोल सिग्नल्स। क्या करता है? मैनेज करता है कंट्रोल सिग्नल को बिटवीन टू बिटवीन द डिफरेंट पार्ट ऑफ द कंप्यूटर। मान लीजिए मैंने कीबोर्ड से कहते इंस्ट्रक्शन दिया, मैंने उसको सिग्नल दिया, मैंने इसको सिग्नल दिया एंड देन उसको आउटपुट में जनरेट करना है। देन कंट्रोल यूनिट उसको क्या करेगा? कंट्रोल यूनिट उसको क्या है? मैनेज करेगा। कंट्रोल यूनिट उसको मैनेज करेगा और उसको फिर उसको परफॉर्म करने में हेल्प करेगा। दैट इज कॉल्ड अ कंट्रोल यूनिट। अर्थमेटिकल लॉजिकल यूनिट क्या होता है? जैसे मैंने पहले इससे पहले वाली स्लाइड में ही बताया कि अर्थमेटिक लॉजिकल यूनिट क्या होता है, ये परफॉर्म करता है मैथमेटिक थिंग्स, लॉजिकल थिंग्स एंड डिसीजन ऑपरेशन। क्या होता है? अगर मानो कि मैंने लिखा है, मैंने अगर कमांड दिया है, मैंने कमांड दिया ए इक्वल टू 10 बी इक्वल टू 20, मैंने कमांड दिया है फॉर एग्जाम्पल, मैंने लिखा है ए इक्वल टू 10 बी इक्वल टू 20, और मैं मेरे को पता है ए प्लस बी इक्वल टू 20, इसका 30, सॉरी, ए ए प्लस बी इक्वल टू 30 आएगा। तो ये क्या है? ये मैथमेटिकली है,
ये तो मैथमेटिकली फंक्शन कौन परफॉर्म कर रहा है? अर्थमेटिक परफॉर्म करता है, अर्थमेटिक परफॉर्म करता है। बट लॉजिकली ये दिखाई देगा, ये जो स्टेटमेंट आपने दिया है, ये जो स्टेटमेंट दिया है, ये क्या है, लॉजिकली करेक्ट है या नहीं है, या ये जो आपने जो फंक्शंस परफॉर्म करने के लिए दिया है ये परफॉर्म करता है, कर रहा है, ये नहीं कर रहा है। तो ये एक डिसीजन ऑपरेशन को, इसको अगर पूरी तरह से बोलेंगे तो लॉजिकल को हम लोग बोलेंगे डिसीजन ऑपरेशंस होता है, ये डिफाइन करता है। जैसे हम बोलेन बोलेन ग्रुप्स में क्या करते हैं, बोलेन ऑपरेशंस में क्या करते हैं, हम करते हैं ना, उसमें हमारे की दो ऑपरेटर्स होते हैं, दो ऑपरेंड्स होते हैं, जिसमें 0 और 1 की सिर्फ वैल्यूज होती है। जू को 0 को हम ऑफ को कहते हैं और 1 को हम ऑन कहते हैं। जिसका हम, अगर हम एक नॉर्मल भाषा में बात करें, कंप्यूटर लैंग्वेज में बात करें, तो हम लोग क्या बोलते हैं कि जो एक बीट होता है, एक बीट होता है, वो बीट क्या होता है, 0 और 1 की फॉर्म में, जो बाइनरी डिजिट्स होता है 0 और 1 की 2 डिजिट फॉर्म्स में होता है। 0 क्या रिप्रेजेंट करता है, ऑफ को रिप्रेजेंट करता है, और 1 ऑन को रिप्रेजेंट करता है। और आपको ये जान के भी होगा कि जितने भी आपके इलेक्ट्रॉनिक अप्लायंसेस हैं और जितने भी इलेक्ट्रॉनिक चीजें हैं, वो सिर्फ 0 और 1 के फंक्शंस पे ही वर्क करते हैं। जब आप, अगर अपने घर में आप स्विच ऑन कर रहे हो, तो वो ऑन हो रहा है, तब आपका बल्ब जलता है। जब आपका स्विच ऑफ होता है तो आपका बल्ब बंद होता है। इट मीन्स वो 0 और 1 की फंक्शंस में परफॉर्म करता है। तो अर्थमेटिकल लॉजिकल यूनिट आपकी मैथमेटिकल प्रॉब्लम्स को करते, मैथमेटिकल चीजों को देखता है, उसको परफॉर्म करता है। एंड लॉजिकल यूनिट आपको डिफाइन कर देता है ये ट्रू एंड फॉल्स है। ठीक। रजिस्ट्रार। अब हम नेक्स्ट बात करते हैं रजिस्ट्रार। रजिस्ट्रार क्या होता है, ये स्मॉलेस्ट स्मॉलेस्ट स्टोरेज यूनिट्स, ये सबसे स्मॉलेस्ट स्टोरेज यूनिट होता है सीपीयू का, याद रखना, स्मॉलेस्ट यूनिट है। मे बी ये 8 बीट्स का भी हो सकता है, 16 बीट्स का भी हो सकता है, डिपेंडिंग ऑन योर सिस्टम, डिपेंडिंग ऑन योर सिस्टम कन्फिगरेशंस। तो रजिस्ट्रार क्या होता है, स्मॉल और फास्ट स्टोरेज लोकेशन होता है, जहां पे हम अपनी फाइल्स को टेम्परेली कुछ पर समय के लिए स्टोर करते हैं, डेट इज कॉल्ड अ रजिस्ट्रार। ठीक है। ये हमारे मेमोरी हिराकी में बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है, उसमें कि कैसे 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 फंक्शंस करेगा। पहले आपके, अगर रजिस्ट्रार सबसे छोटा यूनिट हुआ, फिर उसके बाद कैचेस होता है, फिर उसके बाद आपका फ्लिप फ्लॉप, आपके फ्लिप फ्लॉप्स हो गए, फ्लिप फ्लॉप्स नहीं बोलेंगे, उसमें रैम और रोम हो गए, फिर आपके मेमोरी आ जाती है, हार्ड डिस्क और स्टोर, सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइस आ जाती है, वो हम पढ़ेंगे नेक्स्ट में। ये आ गया हमारा मेमोरी हिराकी। मेमोरी हिराकी में क्या है, इंक्लूडिंग कैचे, प्राइमरी स्टोरेज एंड सेकेंडरी स्टोरेज। क्या होता है, देखो फंक्शंस कैसे होता है मेमोरी में। सबसे पहले क्या होता है, रजिस्ट्रार होता है, याद रखना। सबसे फास्टेस्ट कौन सा होता है, रजिस्ट्रार होता है। देन उसके नीचे क्या होता है, उसके नीचे क्या होता है, कैचे होते हैं, कैचे होते हैं। देन उसके नीचे क्या होता है, आपकी प्राइमरी मेमोरी, जिसमें रैम एंड रोम बोल दिए जाते हैं। एंड उसके नीचे क्या बोला जाता है, हमारा सेकेंडरी मेमोरी, जिसको हम लोग, जिसके अंदर हमारा एसडीडी और एसडीडी आता है। तो ये सारी चीजें मेमोरी हिराकी के अंदर रहते हैं। तो ये मेमोरी हिराकी को, ये मेमोरी हिराकी क्या कहता है कि इस तरह से परफॉर्म करेगा। ये फास्टेस्ट कौन सा है, कैसे परफॉर्म करता है, और अक्सर इस तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, मोस्ट ऑफ द कंपटीशन एग्जाम में पूछे जाते हैं कि कौन सा करते, कौन सा जो स्टोरेज यूनिट है जो कि सबसे फास्टेस्ट है। तो काफी लोग क्या करते हैं कि अगर रजिस्ट्रार अवेलेबल नहीं है तो वो प्राइमरी मेमोरी को डाल देते हैं। हरदम रजिस्ट्रार होता है, अगर रजिस्ट्रार नहीं होता है तो कैचे डालना होता है, कैचे नहीं होता है तो, अगर रजिस्ट्रार और कैचे दोनों नहीं होंगे तो प्राइमरी को डालना है, रैम को डालना है, और रैम नहीं हो गए तो लास्ट में आपको सेकेंडरी मेमोरी को डालना है। तो ये आपने मेमोरी हिराकी को कहेंगे। ठीक है। अब हमारे क्या है कि अगला कंपोनेंट्स होता है इनपुट और आउटपुट सिस्टम्स। इनपुट अभी मैंने जस्ट ही बताया कि करते कीबोर्ड एंड सिस्टम्स होते हैं। यहाँ पे क्या है कि डाटा को एंटर किया जाता है, और वहां पे आउटपुट में क्या डाटा को शो किया जाता है, दैट इज कॉल्ड इनपुट और आउटपुट सिस्टम्स होते हैं। ठीक है। अब आ जाते हैं हमारा बस सिस्टम्स। बसेस सिस्टम जिसको हम कहेंगे, ये क्या करता है, ये सबसे इंपॉर्टेंट बात करता है, सबसे इंपॉर्टेंट काम करता है। ये क्या करता है, कम्युनिकेट करता है सारे फाइलों को ट्रांसफर करने में, अपने जो भी डाटा उसको एक कंपोनेंट से दूसरे कंपोनेंट भेजने में हेल्प करता है, ट्रांसफर करने में हेल्प करता है, कम्युनिकेट करने में हेल्प करता है, ताकि फंक्शंस परफॉर्म प्रॉपरली। ठीक है। अब आते हैं हम कंप्यूटर की कंपोनेंट ऑफ कंप्यूटर आर्किटेक्चर्स। अब की कंपोनेंट ऑफ कंप्यूटर आर्किटेक्चर्स की बात कर लेते हैं कि इसके क्या कंपोनेंट्स होते हैं। अब हमारा पहला आता है इंस्ट्रक्शन सेट आर्किटेक्चर्स।
ये क्या करता है, ये पहला हमारा की कंपोनेंट ऑफ आर्किटेक्चर्स में क्या होता है, ये हमारे कंप्यूटर के इसमें क्या होता है, इसमें हम लोग क्या है कि एक इंस्ट्रक्शन प्रोसेस करते हैं, इंस्ट्रक्शन देते हैं, एक सेट करते हैं, एक इंस्ट्रक्शन को सेट करते हैं, और जो इंस्ट्रक्शन हम सेट करते हैं वही एग्जीक्यूट करता है सीपीयू थ्रू एआरएम, थ्रू इनटू 86, और हम बोलेंगे की गलती थ्रू प्रोसेसर, हम बोलेंगे तो उसको फंक्शंस को प्रोसेस करते हैं। इसमें भी हमारा एक अर्थमेटिकल लॉजिकल यूनिट होता है, माने होता तो वो कंप्यूटर ऑर्गेनाइजेशन के अंदर ही होता है, बट इसमें भी अगर कोई फंक्शंस ऐसा होता है जिसको कहते हैं मैथमेटिकली चीजें इन्वॉल्वमेंट हो रही है, तो वो फंक्शंस करती है इसमें भी। ठीक है, अब हम माइक्रो आर्किटेक्चर्स के बारे में बात कर लेते हैं। ये पर्टिकुलरली प्रोसेसर इंप्लीमेंट करती है, ये कहते हैं कि हाउ टू पर्टिकुलर प्रोसेसर कैसे वर्क करेगी, कैसे वो अपने आप को इंप्लीमेंट करेगी एक फंक्शंस को परफॉर्म करने में, दैट इट इज कॉल्ड अ माइक्रो आर्किटेक्चर्स। आगे हम चलते हैं कैचे आर्किटेक्चर्स। कैचे आर्किटेक्चर्स क्या आता है, ये क्या करता है, ये एक डिजाइन और एक छोटे छोटे डिजाइन बनाएगा, छोटे डिजाइन बना करके, और उसको क्या है कि जो हमारी जो फास्टेस्ट मेमोरी है उसमें वो प्लेस करेगा। फास्टेस्ट मेमोरी हमारी कौन सी है, रजिस्टर है। ये छोटे छोटे डिजाइन बना करके वो क्या है कि उसने वो स्टोर कहाँ कर देगा, फास्टेस्ट मेमोरी हमारे रजिस्टर में रख देगा, एंड देन उसको सीपीयू उसको परफॉर्म करेगा। एंड इसमें क्या है कि इसमें जो भी कैचे जितने भी कवर अप होती है, ये कवर अप इसमें हमारे, और उसको जो परफॉर्म कर देगा तो उसकी कुछ चीजों को उठा करके अपने में स्टोर कर लेगा, अपने में स्टोर कर लेगा, ताकि जब हम उसको रीओपन करें तो वो हमारे कैच तब वो हमारे फंक्शंस को वो उसी पॉइंट पे ले आए जहां पे हमने छोड़ा है। तो कैचे आर्किटेक्चर्स का ये फंक्शन है। तो कैचे आर्किटेक्चर का सिंपल फंक्शन होता है कि वो करते डिजाइन, जो भी डिजाइन होते हैं उसको हम फास्टेस्ट मेमोरी में डाला, फास्टेस्ट मेमोरी में सीपीयू ने फिर उसको क्या किया कि करते उसको सीपीयू ने उसको करते सारे को अपने आप को सारे फंक्शंस को लिया, स्टोर किया, एंड देन उसको एग्जीक्यूट करने के बाद उसका बैकअप तैयार कर लिया, और वेन एवर वी वांट टू बी यूज देन वी कैन ओपन डायरेक्टली फ्रॉम दैट पॉइंट ओनली। अगर मैंने करते अभी मैंने जैसे यहाँ पे क्लिक किया है, डबल क्लिक किया है, और मैंने अब मैं दोबारा से इसको चेक करना चाहता हूँ कि कैसे फंक्शन है, तो मैं कैचे आर्किटेक्चर्स में जब मैं इसको दोबारा रीओपन करूंगा तो कैचे की हेल्प से ये दोबारा से मेरे सेम फंक्शंस में आ जाएगा। ठीक है, अब हमारा क्या है कि मल्टी मल्टी कोर आर्किटेक्चर्स की बात करते हैं। मल्टी कोर क्या होता है, ये मल्टी प्रोसेसिंग यूनिट्स होते हैं, मल्टी प्रोसेसिंग यूनिट्स होते हैं। ये एक विद इन द सिंगल यूजर और पैरेलल प्रोसेसिंग कैपेबिलिटी। आपको एक चीज याद पता होनी चाहिए कि हमारे हमारे जो सिस्टम में यूनी प्रोसेसर होता है, यूनी प्रोसेसर होता है, और एक मल्टी प्रोसेसर होता है। मल्टी प्रोसेसर, जब एक सिंगल प्रोसेसर, जब एक सिस्टम में सिंगल प्रोसेसर वर्क करता है, सिंगल ही प्रोसेसर काम करता है, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, यूनी। और जब हमारे सिस्टम में मल्टीपल प्रोसेसर होते हैं, मल्टीपल प्रोसेसर काम करते हैं, मल्टीपल प्रोसेसर को इंस्टॉल किया जाता है, मल्टी प्रोसेसर को डाला जाता है, तो उसको क्या बोलते हैं, मल्टी पर मल्टीपर्पस प्रोसेसर बोलते हैं। तो उसी वही है कि ये जो मल्टी कलर आर्किटेक्चर्स क्या होता है, ये मल्टीपल प्रोसेसिंग यूनिट का हेल्प लेकर के वो क्या करता है, विद इन अ सिंगल प्रोसेसर को इनहेंस करता है पैरेलल प्रोसेसिंग कैपेबिलिटीज के हिसाब से। जो पैरेलल प्रोसेसिंग कैपेबिलिटीज होती है उसके हिसाब से वो उसके हिसाब से वो परफॉर्म करता है, और उसके आगे वो वर्क करता है, ताकि वो जो वर्क जो भी डिजाइन बनाया गया है वो वर्क प्रॉपरली करे। अब हमारा आता है मेमोरी एसेसिंग मोड्स। मेमोरी एसेसिंग मोड्स क्या होता है कि इसमें हम ये बताएंगे कि हाउ टू मेमोरी लोकेशन आर एक्सेस बाय द सी, कि जो हमारा मेमोरी है उसको हम कैसे जो हमारा मेमोरी का लोकेशन है उसको हम कैसे एक्सेस करें, कैसे इनडायरेक्टली वे में करें, डायरेक्टली वे में करें, और इंडेक्स वे में करें, तीनों वे में कैसे करें, उस चीज को वो डिफाइन करता है। कौन डिफाइन करता है, मेमोरी एक्सेस मोड्स, और विद द हेल्प ऑफ द बसेस। ये याद रखना, बसेस की हेल्प से ही मेमोरी एड्रेसिंग मोड्स की करते कम्युनिकेट और करते फाइंड आउट किया जाता है, एक्सेस किए जाते हैं। अब आते हैं हम लोग पाइपलाइन आर्किटेक्चर। पाइपलाइन क्या करता है, ये मेथड होता है, ये एक तरह का मेथड होता है आर्किटेक्चर्स का। ये मेथड होता है, ये एक तरह का मेथड होता है। ये मेथड क्या करता है, ये जो कि इंस्ट्रक्शन होता है उसको इंक्रीज करता है और ब्रेकिंग करता है एग्जीक्यूशन पार्ट। डिफरेंट डिफरेंट स्टेजेस में वो एग्जीक्यूशन पार्ट को ब्रेक तोड़ देगा,
और फिर उसको कलते प्रोसेस करने के लिए भेज देगा। एंड देन वो कलते क्या करेगा, सारे जो तोड़े हुए पार्ट को कलते प्रोसेस होगा और फिर उसको एग्जीक्यूट करके एग्जीक्यूट दोबारा से एक साथ मिल जाएगा और आपके सामने रिप्रेजेंट करेगा। तो पाइपलाइन स्ट्रक्चर एक मेथड होता है जो कि क्या करता है, इंक्रीज करता है आपके इंस्ट्रक्शंस को, और इंस्ट्रक्शन को इंक्रीज करता है थ्रू किसके थ्रू, आपके जो भी एजुकेशन पाथ थे उसको ब्रेक डाउन करके इन डिफरेंट डिफरेंट स्टेजेस में, और उसको फिर उसको ही परफॉर्म करता है पाइपलाइन आर्किटेक्चर्स के अंदर। ठीक है, तो ये हमारे की कंपोनेंट ऑफ कंप्यूटर आर्किटेक्चर हो गए। तो की कंपोनेंट ऑफ आर्किटेक्चर्स में क्या है, इंस्ट्रक्शन ऑफ सेट आर्किटेक्चर से अर्थमेटिक लॉजिकल यूनिट है, माइक्रो आर्किटेक्चर से कैचे आर्किटेक्चर से, मल्टी कोर आर्किटेक्चर से, मेमोरी एड्रेसिंग मोड से, एंड पाइपलाइन आर्किटेक्चर से। अब आते हैं हम इसके फंक्शंस को, कैसे ये फंक्शंस करता है। अब हम ये जानेंगे कि फंक्शंस कैसे करते हैं। अब यहाँ पे आप ये देख रहे होंगे, ये जो चीज है यहाँ पे आप यहाँ पे आप ये देखिए, ये इंस्ट्रक्शन फीच है, ये इंस्ट्रक्शन, यहाँ ये इंस्ट्रक्शन फीस ने क्या किया, ये इंस्ट्रक्शन फीस ने अपने सारे इंस्ट्रक्शन को कवर, ये सारे इंस्ट्रक्शन को इसने कवर अप मैंने लिया लिया, फिर उसको क्या है कि रजिस्ट्रार में भेज दिया। रजिस्ट्रार के बाद क्या हुआ, एग्जीक्यूट किया, एड्रेस एड्रेस कैलकुलेशन हुआ, एंड देन उसका क्या कहते हैं मेमोरी एक्सेस हुआ, एंड देन उसको रिटर्न बैक किया गया, राइट बैक किया गया, रिटर्न बैक किया गया। तो इस तरह से फॉलो करते हैं। तो पहले क्या होता है कि जब ये कंप्यूटर आर्किटेक्चर में क्या होता है, पहले इंस्ट्रक्शन को फीच करेंगे, फिर रजिस्ट्रार फीच करेगा, जो फीच कर लिया, फीच करने का मतलब रीड करना हुआ, इंस्ट्रक्शन रीड किया, रजिस्ट्रार ने फिर उसको रीड किया, देन उसको भेज देगा एग्जीक्यूशन करने के लिए, एड्रेस कैलकुलेशन हो गया, एड्रेस को देखा जाएगा, एड्रेस बार सारी चीजें देखा जाएगा, देन मेमोरी एक्सेस के पास उसको, जब वो सारी चीजें सही होंगी तो देन मेमोरी एक्सेस को दे दिया जाएगा, मेमोरी एक्सेस कि कितनी मेमोरी वो कवर अप कर रहा है, कितनी चीजें ले रहा है, एंड देन उसको राइट बैक किया जाता है, मतलब लिखा जाता है उस पर्टिकुलर लोकेशंस पे। अब यहाँ पे देखिए आपको कभी डिजाइन में भी पता चल रहा होगा, जैसे इसने क्या किया, पीसी ने, जो भी पीसी ने क्या किया कि उसने जैसे ही उसने एक कहते जो इंस्ट्रक्शन दिया मेमोरी एंड अदर के थ्रू दिया, फिर उसके बाद क्या है वो रजिस्टार फाइल्स में गया। रजिस्टार चार तरह के होते हैं रजिस्टार फाइल्स में, R1 R2 R3 R4 होते हैं। ठीक है, तो उसने क्या है कि रजिस्टार फाइल्स के अंदर आए, रजिस्टार फाइल्स ने देखा कि कहते हैं सारी चीजें ठीक ठाक है, देन वो आगे प्रोसेस कर देता है एजुकेशन पार्ट में। एजुकेशन पार्ट में क्या होता है, उसको तोड़ दिया जाता है, तोड़ दिया, ब्रेक डाउन किया जाता है, पाइपलाइन के थ्रू ब्रेक डाउन कर दिया जाता है। और जैसे ही ब्रेक डाउन किया जाता है, ब्रेक डाउन, ताकि वो जो इंस्ट्रक्शन दी गई हो वो प्रॉपरली वर्क करे, और एक जो चीज हमें इंस्ट्रक्शन जो हमें पर्टिकुलर चीज चाहिए वो हमें मिले। एंड देन एजुकेशन के बाद वो मेमोरी देखती है कि मेमोरी कितनी चीज, कितनी मेमोरी वो ले रहा है सॉरी, हाँ कितनी मेमोरी ले रहा है, एंड देन वो उसको राइट करती है उसके अपने उस पर्टिकुलर लोकेशंस में, दैट इट इज कॉल्ड। और वो सारी की सारी चीज कहाँ पे, रजिस्टर में ही करते वो राइट करते हैं, रजिस्टर फाइल रजिस्टर में ही करते वो सारी चीजें स्टोर करता है टेम्परेरी पर्पस में, ताकि उसको दोबारा से देखा जा सके, देखा और उसको यूज किया जा सके। तो आई होप आप लोगों को अच्छा लगा हो। इस वीडियो में हमने देखा है कि कंप्यूटर आर्किटेक्चर्स क्या होते हैं, इस वीडियो में हमने देखा कि कंप्यूटर आर्किटेक्चर्स क्या होता है, कंप्यूटर ऑर्गेनाइजेशन क्या होता है, और हमने जाना है कि कि किस किस चीज़ों पे कंपोनेंट्स पे फोकस किया जाता है और कैसे ये वर्क करता है। तो आई होप आप लोगों को अच्छा लगा हो, और अगर आपको ये वीडियो और आप लोगों को कंटेंट अगर समझ में आया हो तो आप इसको शेयर और लाइक एंड शेयर जरूर कीजिए। और अगर कोई टॉपिक अगर इसमें नहीं समझ आया है तो आप मुझे बताइए, कमेंट बॉक्स में आप डाल के रखिए, ताकि मैं इसको अगले वीडियो में आपको कवर अप करूं। बाय बाय, टेक केयर, हैव ए नाइस डे।